हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेडिको शिक्षा। फ्रेंड्स, आज के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल डोज कैलकुलेशन के एक इंपॉर्टेंट पार्ट पोसोलॉजी के बारे में। अगर आप एक फार्मेसी या मेडिकल स्टूडेंट हो या फिर आप इन सेक्टर्स में काम करते हो तो पोसोलॉजी कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप जब किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, उस ट्रीटमेंट के अंदर जो मेडिसिन आप उनके लिए यूज करते हैं, उन मेडिसिन का डोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस पेशेंट की पैथोफिजियोलॉजी के साथ। इसीलिए ये बहुत जरूरी होगा कि हम एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल इस पोसोलॉजी कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझें। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संतोष पंडित और इस टॉपिक पे हम थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन की एंड साथ में वो कौन से फैक्टर्स हैं जो पोसोलॉजी पे या फिर हमारे डोसेस कैलकुलेशन पे इंपैक्ट करते हैं, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलिए बने रहिए, देखते हैं हम फर्स्ट टॉपिक। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद द टर्म पोसोलॉजी। ना पोसोलॉजी को समझना है तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली दो ग्रीक वर्ड को यूज करके बनाया है। इसके अंदर एक वर्ड है पोसोज एंड दूसरा है लोगोस। पोसोज का मतलब होता है हाउ मच एंड लोगोस का मतलब होता है साइंस। इट मीन्स पोसोलॉजी इज द साइंस ऑफ डोज कैलकुलेशन। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पोसोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with dose calculation that to be administered to the patient for pharmacological action, desired pharmacological action. इसी का मतलब होगा कि इस फील्ड के अंदर, इस ब्रांच के अंदर हम डोसेस कैलकुलेशन की स्टडी करेंगे, ऐसे डोसेस जो हमें पेशेंट को देना है एंड उससे उस पेशेंट को एक डिजायरेबल फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं पोसोलॉजी। दोस्तों, इसके बाद हम देखने वाले हैं कुछ फैक्टर्स जो पोसोलॉजी यानी साइंस ऑफ डोसेस कैलकुलेशन के ऊपर इंपैक्ट करने वाले हैं, उसके ऊपर अफेक्ट करने वाले हैं। चलिए हम लिस्ट देख लेते हैं। दोस्तों, आप जानते हो कि जब हम किसी पेशेंट को एक करेक्ट या ऑप्टिमम डोज डिलीवर करते हैं तो उस पेशेंट के अंदर डिजायरेबल थेरेपेटिक इफेक्ट्स मिलते हैं। लेकिन ये केस टू केस वेरी करेगा, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल के पास एक खुद का एक डिग्री होता है एंड साथ में एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सो ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा उस इंडिविजुअल पे। एंड साथ में अगर हम किसी पेशेंट को एक कम या लेस क्वांटिटी में डोज प्रोवाइड करते हैं तो उसको थेरेपेटिक इफेक्ट्स भी लेस ही मिलेगा। बट अगर हम किसी पेशेंट को एक्स्ट्रा डोज प्रोवाइड करते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी हो सकती है, उसे अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं जो हमारा फैक्टर्स है जो अफेक्ट करती है फार्मास्यूटिकल डोज कैलकुलेशंस को। तो सबसे पहला फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है एज, देन सेक्स, बॉडी वेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, time of administration, environmental factors, emotional factors, presence of disease or disorder. Then factor हमारा है accumulation, then additive effect, synergism, antagonism, idiosyncrasy, tolerance, trichophylaxis and metabolic disturbance. So ये 16 ऐसे फैक्टर्स है जो हमारे डोज कैलकुलेशंस को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम हर एक फैक्टर्स को थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं
सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एज से। सो फर्स्ट फैक्टर हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं एज। एज यू नो, pharmacokinetics of many drugs changes with age, like children's and old people. They require very small quantity of drug as compared to adult. Here, adult means an individual who is 18 year plus and with average 50 to 100 kg body weight. इसे हम अडल्ट कंसिडर कर रहे हैं। बट ऐसा क्यों होता है कि इनको स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग्स की रिक्वायरमेंट होती है? बिकॉज चिल्ड्रंस एंड ओल्ड पीपल, उनकी एज एंड बॉडी कंडीशन की वजह से दे आर अनेबल टू एक्सक्रीट द ड्रग टू दैट एक्सटेंट एज अडल्ट। वो अपने बॉडी से ड्रग को एक्सक्रीट नहीं कर सकते, इसीलिए उनको स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग की जरूरत पड़ती है। नाउ नेक्स्ट इज टॉलरेंस लेवल पे बात करते हैं। सो चाइल्ड के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर टॉलरेंस लेवल ज्यादा होती है। कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे बेलाडोना, डिजिटालिस एंड इथेनॉल। सो इन सारे ड्रग्स को चिल्ड्रंस लार्ज क्वांटिटी में क्वांटिटी या अमाउंट में टॉलरेट कर सकते हैं। बट एल्डरली पेशेंट दे आर मोर सेंसिटिव टू certain drugs like hypnotic and tranquilizers. क्यों? बिकॉज ये यहां पे कंफ्यूजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एल्डरली पेशेंट के अंदर एज के हिसाब से ब्रेन रिस्पॉन्स करना या रिस्पॉन्स देना रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से इन सारे ड्रग्स के बाद कंफ्यूजन का स्टेज एल्डरली पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। चलिए अब जान लेते हैं हम दूसरा फैक्टर जो है सेक्स। आप जानते हो कि मेल एंड फीमेल दोनों में फिजियोलॉजिकल कंडीशंस वैरी करती है। कुछ ड्रग्स होते हैं जो फीमेल्स को एक सिडेशन पर्पस के लिए दिए जाते हैं, बट बिकॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस वो बॉडी के अंदर कुछ अलग तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स मॉर्फिन एंड बार्बिचुरेट, जिनका मेन पर्पस होता है सिडेशन देना, बट फीमेल के केस में बिफोर सिडेशन ये बहुत ज्यादा एक्साइटेशन कॉज करते हैं। इसलिए हमें ड्रग देने से पहले इन सारे फैक्टर्स के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। सेकेंड हम बात करेंगे फीमेल्स कैटेगरी के अंदर थोड़ा सा प्रिकॉशंस एंड एक स्पेशल केयर लेने की जरूरत पड़ती है। कुछ कंडीशन डेवलप होती है। फर्स्ट इज मेंस्ट्रुएशन, सेकेंड प्रेगनेंसी एंड थर्ड वन इज लैक्टेशन। सो इन 3 लेवल्स पे हमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत पड़ती है। जैसे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हमें स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स
एग्जाम्पल एलॉइस नहीं देने चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें कुछ स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स, एर्गोटामाइन एंड कुछ एंटी मलेरियल ड्रग्स इनकी क्वांटिटी लेस होना चाहिए, बिकॉज ये ड्रग्स यूटेराइन के स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। एंड इसकी वजह से क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकते हैं? फीटस को एडवर्स इफेक्ट हो सकता है एंड साथ में एबॉर्शन के भी चांसेस मैक्सिमम होते हैं। सो ये कॉम्प्लिकेशंस इस केस में आ सकती है। अब लैक्टेशन की ड्यूरेशन में अगर किसी फीमेल्स को मॉर्फिन, टेट्रासाइक्लिन या फिर एंटीहिस्टामिन इस कैटेगरी के ड्रग्स दिए हैं, तो ये ड्रग इंटरैक्ट कर सकते हैं मिल्क के साथ, बिकॉज मदर इज लैक्टेटिंग एंड वो मिल्क फीटस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। सो इसीलिए 1, 2, 3 इन केस में डोज को हमें लेस क्वांटिटी में प्रिस्क्राइब या डिस्पेंस करने की जरूरत है। 4 नंबर का एक कंडीशन भी होता है जिसमें कुछ ड्रग्स जैसे बार्बिचुरेट, अल्कोहल, नार्कोटिक्स एंड नॉन नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स, अगर इस तरीके के कुछ ड्रग्स दिए हैं तो ये ड्रग्स प्लासेंटा बैरियर्स को क्रॉस कर सकते हैं, जिसकी वजह से फीटस को अगेन एडवर्स अफेक्ट होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। इसीलिए हमें इस केस में जब हम फीमेल्स कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। सो प्लीज कीप इन माइंड, जब भी आप किसी फीमेल पेशेंट को ट्रीटमेंट या उनको मेडिसिन देने वाले हो, मेक श्योर कि आप उनसे प्रॉपरली बात किया है एंड उनकी ये सारे हिस्ट्रीज आपने जान ली है, तभी हम उनकी और उनके फीटस की सेफ्टी प्रॉपरली मेंटेन रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारा फैक्टर नंबर 3 जो है बॉडी वेट। इसमें हम एक एवरेज डोज की बात करने वाले हैं। अब एवरेज डोज क्या होता है? जब आप एक डोज को कैलकुलेट करते हैं mg पर kg बॉडी वेट की कैलकुलेशन में, या आप एक सिंगल अडल्ट डोज कैलकुलेट करते हो। अब सिंगल अडल्ट डोज का मतलब क्या होता है? ऐसा अडल्ट जिसका वेट 50 to 100 kg के बिटवीन हो। लेकिन ये एवरेज डोज हर केस में एप्लीकेबल नहीं है, कुछ एजम्पशंस भी है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल ओबेज पेशेंट, चिल्ड्रंस एंड malnourished पेशेंट्स, बिकॉज यहां पे वेट वेरिएशन हो सकता है। तो आप यहां पे अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, इंडिविजुअल्स की बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डोसेस कैलकुलेट करोगे, राइट? अब बात करते हैं हमारा फैक्टर नंबर 4 जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हम बात करेंगे IV, IM, ओरल
एंड टॉपिकल। इंट्रावेनस में मैक्सिमम वायबिलिटी हो सकती है, 100% वायबिलिटी हो सकती है। इससे थोड़ा सा कम इंट्रामस्कुलर में होगी एंड इंट्रामस्कुलर से थोड़ा सा कम ओरल रूट में होगी, ओरल से एंड सबसे कम होगी टॉपिकल में, राइट। सो बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये सारे फैक्टर्स और जो एक साइट है वहां पे आपके ड्रग्स का अवेलेबल होना या एब्जॉर्प्शन होना वेरी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारा फैक्टर नंबर 5, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप सभी जानते हो एम्प्टी स्टमक में मैक्सिमम ड्रग एब्जॉर्ब होने के चांसेस होते हैं। अगर आप एम्प्टी स्टमक हो तो मैक्सिमम ड्रग एब्जॉर्प्शन आपको मिल सकता है एंड अगर स्टमक फुल है डिलेड एब्जॉर्प्शन हो सकता है। बट कुछ ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जो अगर एम्प्टी स्टमक कंज्यूम किए जाए तो वो आपके जीआई ट्रैक्ट को इरिटेट कर सकते हैं, इसीलिए हमें आफ्टर मील उनको कंज्यूम करना होता है। ओके, सो इन सारी चीजों का ध्यान हमें रखना है जब हम किसी पेशेंट को एक डोज उसका कैलकुलेशन बना के दे रहे तो। देन फैक्टर नंबर 6 हमारा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब देखते हैं ये किस तरीके से आपके डोज कैलकुलेशंस पे अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, डे लाइट जो होती है ये स्टिमुलेटिंग इफेक्ट देती है। इसका मतलब क्या है, डे टाइम में अगर आप कोई स्टिमुलेटिंग एजेंट कंज्यूम करते हो तो ये इसकी इफेक्ट को एनहांस करेगा, मैक्सिमम इफेक्ट आपको देगा, बिकॉज डे लाइट एक एनवायरमेंटल फैक्टर की बात हो रही है। एंड साथ में डे लाइट आपके हिप्नोटिक ड्रग को डिमिनिश कर देता है, उसका इफेक्ट मतलब क्या, इफेक्ट को कम कर देगा। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा जितने भी हिप्नोटिक्स ड्रग्स होते हैं वो नाइट के टाइम ही दिए जाते हैं, बिकॉज इस टाइम पे हिप्नोटिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन एंड उनका इंपैक्ट या रिजल्ट मैक्सिमम होता है। चलिए आप एक एग्जांपल देख लेते हैं, बार्बिचुरेट। अगर किसी पेशेंट को बार्बिचुरेट स्लीप इंड्यूस करने के लिए दिया है तो डे में हमें इसका डोज मैक्सिमम लेना पड़ेगा, बिकॉज हिप्नोटिक्स है एंड हिप्नोटिक ड्रग का डिमिनिश इफेक्ट होता है डे में। एंड नाइट की अगर बात करें तो नाइट में हमें इसका लेस क्वांटिटी में ड्रग लेना पड़ेगा, तो भी ये इफेक्ट अच्छी तरीके से कर सकता है। अब और एक एग्जांपल की बात करते हैं, अल्कोहल। नोटिस किया होगा अल्कोहल विंटर या कोल्ड सीजन में ज्यादा टॉलरेट किया जाता है एज कंपेयर टू समर। सो मैक्सिमम टॉलरेटेड इन कोल्ड और विंटर and less tolerated in summer। क्यों? Because environmental factors भी इम्पैक्ट करते हैं आपके डोसेज फॉर्म पे या उनकी कैलकुलेशंस पे, उस तरीके से जो फार्माकोकाइनेटिक्स होगा उस पे। अब हम देखेंगे हमारा फैक्टर नंबर 7, इमोशनल फैक्टर्स। ये किस तरीके से हमारे फिजियोलॉजिकल कंडीशंस को या फिर हमारे डोसेस कैलकुलेशन को इम्पैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानना होगा फीमेल्स जो ज्यादा इमोशनल होती है एज कंपेयर टू मेल, एंड इसीलिए कुछ कंडीशंस में उन्हें
कुछ ड्रग्स की बहुत कम क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग या साइकोसोमैटिक कंडीशंस, जिसे हम साइकोसिस भी बोल सकते हैं। सो इन सारे कंडीशंस में जो मेडिकेशन उनको दिए जाते हैं उसका, उस ड्रग का डोज लेस क्वांटिटी में प्रिस्क्राइब किया जाता है। समझ रहे? और एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। अगर कोई एक पेशेंट है जो अपना हेयर फॉल या हेयर लॉस की परेशानी की वजह से किसी डॉक्टर से मिलने जा रहे एंड देखा कि सामने जो डॉक्टर्स है उनका भी 90% हेयर फॉल या हेयर लॉस हो चुका है, तो पेशेंट इमोशनल लेवल पे सोचेगा कि अगर सामने डॉक्टर्स जो बैठे हैं उनका ही 90% हेयर लॉस हो चुका है, तो क्या वो मेरा हेयर लॉस का इश्यूज सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे, राइट? एंड और एक एग्जांपल हो सकता है, जब कोई पेशेंट किसी डॉक्टर से मिलने जाते हैं, क्यों गए थे? बिकॉज हाइपरटेंशन था, एंड जब डॉक्टर के चेंबर पहुंच गए तब पता चला कि डॉक्टर बहुत ज्यादा अग्रेसिव बात कर रहे हैं, डॉक्टर किसी और पेशेंट के साथ ऊंची आवाज के थ्रू बात कर रहे हैं। तो ये पेशेंट सोच सकते हैं कि अगर ये डॉक्टर अपना खुद का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रख पा रहे तो क्या मेरे हाइपरटेंशन को ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इमोशनल लेवल पे चीजें काम कर रही है। तो कई बार होता है पेशेंट जब अपने डॉक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो उनका बिहेवियर, उनका बात करने का तरीका या उनका इमोशनल कनेक्ट या डिस्कनेक्ट, ये सब कुछ मैटर करता है एक पेशेंट को बहुत जल्दी ठीक होने के लिए। सो इसी इमोशनल फैक्टर के अंदर हम प्लासिबो इफेक्ट को भी समझ सकते हैं। अब इस तरीके के इफेक्ट्स में किसी पेशेंट को एक्चुअल ड्रग की जगह पे एक उसी की तरह दिखने वाला एक दूसरा कंपाउंड दिया जाता है जो एक्चुअल ड्रग नहीं होता, या फिर वो उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन के साथ कुछ इंटरैक्ट नहीं करता, लेकिन पेशेंट को हमेशा लगता है कि हाँ सेम दिखने वाला ड्रग है, इसका मतलब ये मेरा रेगुलर ड्रग है। तो साइकोलॉजिकल लेवल पे वो उस ड्रग के साथ इंटरैक्ट करता है। यहाँ पे मेनली एंजाइटी, डिप्रेशन या जहां पे हमें सेडेशन कॉज करना है, स्लीप इंड्यूस करना है, उस केस में हम प्लासिबो इफेक्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें। चलिए अब बात करते हैं हमारा फैक्टर नंबर 8 जो है प्रेजेंस ऑफ डिसीज। इस केस में एग्जांपल लेते हैं, जैसे इफ अ पर्सन हैज अ लिवर सिरोसिस, इस केस में मेटाबॉलिज्म का इश्यू होगा, एंड उनके डॉक्टर ने किसी और एक डिसीज को ट्रीट करने के लिए बार्बिचुरेट एंड क्लोरप्रोमाजिन अगर दिया है तो ये दोनों ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा, एंड जिसकी वजह से जो इफेक्ट मिलेगा वो प्रोलॉन्ग होगा, राइट? चलिए अब एक सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं। अगर कोई पेशेंट है जिनका किडनी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, किडनी प्रॉपरली एक्सक्रीट नहीं कर पाती है चीजों को, एंड उनके डॉक्टर ने एक स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग उनके लिए किसी और डिसीज डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए दिया है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो एक्सक्रीशन है वो किडनी प्रॉपरली नहीं कर पाएगी, बिकॉज किडनी पहले से डैमेज है या ये अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रही है, तो किडनीज के अंदर फिर टॉक्सिक कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री के अंदर
या पहले के उनके डिसीजेस के या डिसऑर्डर्स के बारे में उनसे इंफॉर्मेशन ले, ताकि हम उन्हें नेक्स्ट थेरेपी उस तरीके से डिजाइन करके दे सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा फैक्ट नंबर 9, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन क्या होता है बॉडी में? जब कोई ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है एंड वो डिपॉजिट होने लगता है। जब आप कोई ड्रग रिपीटेडली एंड ये शॉर्ट इंटरवल पे दिया जा रहा, तो क्या होगा? इसकी वजह से होता क्या है, उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, लेकिन उसका डिग्रेडेशन स्लो हो जाता है एंड उसका एक्सक्रीशन स्लो हो जाता है। मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा लेकिन डिग्रेडेशन रेट स्लो है एंड एक्सक्रीशन रेट भी स्लो है। एंड इन्हीं 3 कंडीशन की वजह से ये ड्रग हाई कॉन्सेंट्रेशन में बॉडी के अंदर बिल्ड हो जाएगा, डिपॉजिट होगा, जिसका एक एडवर्स या एक टॉक्सिक इफेक्ट बॉडी पे हो सकता है या टॉक्सिक सिम्टम्स बॉडी में आ सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं ऐसे कौन कौन से ड्रग्स है जो एक्यूमुलेशन का इफेक्ट देते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल में डिजिटालिस, देन इमेटिन एंड कुछ हेवी मेटल्स भी होते हैं जो आपको एक्यूमुलेशन बॉडी में दे सकते हैं। बट ये एक्यूमुलेशन के ड्रग्स हमेशा नेगेटिव इफेक्ट नहीं देते हैं। एक एग्जांपल है फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन हेल्प कर सकता है एपिलेप्सी केस में। अगर किसी की बॉडी में फिनोबार्बिटोन का एक हाईएस्ट या हाई कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप हो चुका है एंड वो पेशेंट एपिलेप्टिक भी है, तो उसका एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट में फिनोबार्बिटोन हेल्प कर सकता है। ओके, अब बात कर लेते हैं हमारा फैक्ट नंबर 10, एडिटिव इफेक्ट्स। समझने के लिए बहुत आसान है। जब 2 ड्रग्स एक साथ बॉडी में दिए जाते हैं तो एक और एक ड्रग, ये दोनों का जो इंडिविजुअल इफेक्ट होगा वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा एंड ये हमें 1 + 1 = 2 का रिस्पॉन्स देगा। चलिए यहां पे एग्जांपल की बात करते हैं। इफेड्रिन प्लस अमाइनोफाइलिन, अगर ये दोनों ड्रग कॉम्बिनेशन में दी है तो दोनों अपना अपना रोल अच्छी तरीके से प्ले करेंगे। एक ब्रोंकोडायलेटर की तरह रोल प्ले करेगा, एक अस्थमेटिक पेशेंट को हेल्प करेगा एंड ओवरऑल आपके सीओपीडी में अस्थमा में हेल्प करेगा। इसी को हम बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट्स। हमारा इफेक्ट इसी को हम बोलते हैं एडिटिव। चलिए अब बात करते हैं हमारा फैक्ट नंबर 11, सिनर्जिज्म। इस इफेक्ट में होता क्या है, 2 ड्रग्स जब एक साथ काम करते हैं तो दोनों में से एक का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज किया जाता है। जैसे 1 + 1, वैसे तो 2 होना चाहिए, 2 होगा तो ये एडिशन में जाएगा, लेकिन सिनर्जिज्म में क्या होगा, 3 होगा। मतलब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से भी ज्यादा, अपनी सम से भी ज्यादा ये लोग परफॉर्म। चलिए एग्जांपल के लिए बात करते हैं। एक ड्रग है आपके पास प्रोकेन एंड एक आपके पास है एड्रेनालिन। अब जब दोनों ड्रग साथ में काम करेंगे तो इसमें से एड्रेनालिन ड्रग प्रोकेन का परफॉर्मेंस इंक्रीज कराता है एंड जिसकी वजह से 1 + 1 2 की जगह पे
3 का रिस्पॉन्स हमें रिकॉर्ड करने को मिलता है। सो आई होप आप समझ रहे, सिनर्जिज्म का मतलब होता है अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से भी ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म। यस फ्रेंड, अब हम बात करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 12 एंटागोनिज्म की। सो एंटागोनिज्म के अंदर ये होता है कि व्हेन एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोज्ड बाय द एक्शन ऑफ अनदर ड्रग। जैसे 1 + 1 एक ड्रग है, एक ड्रग है, हो सकता है कि ये ड्रग इसके एक्शन को अपोज करे या ये वाला ड्रग इसके एक्शन को अपोज करे। सो फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 0, न्यूट्रलाइजेशन। अब एग्जांपल के लिए बात करते हैं, अगर एक एसिड पॉइजनिंग का केस है एंड उस टाइम पे हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया, यहां पे क्या होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिड पॉइजनिंग को न्यूट्रलाइज करेगा एंड एसिड पॉइजनिंग में पेशेंट को हेल्प देगा, राइट। अब और एक एग्जांपल की बात करते हैं, जहां पे एक ड्रग है एसिटिल कोलिन प्लस दूसरा ड्रग है एड्रेनलिन। अब एसिटिल कोलिन का प्रॉपर्टी होता है वैसो डायलेटर एंड जो आपका एड्रेनलिन है उसका एक प्रॉपर्टी होता है वैसो कंस्ट्रिक्टर। जब दोनों ड्रग इंटरैक्ट करेंगे बॉडी में तो इनमें से एक ड्रग या फिर दोनों ड्रग एक दूसरे की परफॉर्मेंस या एक्शन को अपोज करेंगे, तो यहां पे न्यूट्रलाइजेशन होगा, कोई भी एक्शन यहां पे या कोई भी इंपैक्ट यहां पे नहीं आने वाला, इसीलिए आपको 0 या नेगेटिव इफेक्ट मिल सकता है। तो इस तरीके से हम यहां पे खत्म करते हैं हमारा फैक्ट नंबर 12 एंटागोनिज्म। चलिए बात करेंगे फैक्ट नंबर 13 की। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, फैक्ट नंबर 13 इडियोसिनक्रेसी। इडियोसिनक्रेसी, इसी वर्ड को हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं एलर्जी। एलर्जी कब होती है, जब हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स देते हैं हमारे ड्रग्स को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स, एंड जिसकी वजह से क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स या रिजल्ट देखने को मिलता है जो डिजायरेबल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, एस्पिरिन नॉन ड्रग, ये ब्लड थिनर की तरह काम करता है, बट किसी इंडिविजुअल में ये आपके गैस्ट्रिक हेमोरेज भी दे सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है क्विनिन। क्विनिन जब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है तो बहुत सारे केसेस में ये रिंगिंग ऑफ ईयर, ये वाला सेंसेशन या ये वाली कंडीशन भी बॉडी के अंदर कॉज करता है। ओके, 14 इज टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है, व्हेन अनयूजुअली large dose is required to elicit desirable effect, called tolerance। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, स्मोकर्स टॉलरेट कर सकते हैं निकोटीन का हाई डोज, राइट, एंड अल्कोहलिक पर्सन लार्ज डोज
टॉलरेट कर सकते हैं अल्कोहल का, राइट। ये बेसिकली अनयूजुअल कंडीशन है, अनयूजुअली लार्ज डोज की रिक्वायरमेंट होती है एंड इसी को हम टॉलरेंस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे फैक्टर नंबर 15, ट्रैकीफिलिसिस। ये वो कंडीशन है जहां पे जब कोई ड्रग रिपीटेडली एंड शॉर्ट इंटरवल पे दी जाती है, जिसकी वजह से सेल रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं, सेल रिसेप्टर्स गेट ब्लॉक्ड एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं हो पाती। आई होप आप समझ रहे हैं। ओके, ट्रैकीफिलिसिस एक कंडीशन होती है जहां पे कोई ड्रग जब रिपीटेडली एंड शॉर्ट इंटरवल पे कंज्यूम किया जाता है, जिससे कंडीशन डेवलप होती है कि सेल रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं मिल पाती। अब ये जो रिसेप्टर्स ब्लॉक हुए हैं, इसे हम कभी भी वापस एक्टिव नहीं कर सकते। अगर हम इस ड्रग का डोज बढ़ाकर भी देखें तो भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता, राइट। अब एक एग्जांपल देखते हैं। इफेड्रिन अगर हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं, एक अस्थमेटिक पेशेंट है, उसे अगर हम इफेड्रिन रिपीटेडली एंड शॉर्ट इंटरवल पे बार बार दे रहे हैं, तो अगेन सेल रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे एंड बॉडी के अंदर ट्रैकीफिलिसिस का कंडीशन डेवलप हो सकता है, जो आगे जाके इफेड्रिन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ओके दोस्तों, अब जान लेते हैं फैक्ट नंबर 16, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। अब मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस कब होते हैं बॉडी के अंदर? जब किसी पर्सन के बॉडी में वाटर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में चेंजेस आते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा? उन्हें लॉन्ग टर्म से लूज मोशन या फिर वोमिटिंग हो सकती है, या सेकेंड कंडीशन हो सकती है एसिड बेस बैलेंस में चेंजेस, थर्ड बॉडी टेम्परेचर में चेंजेस, एंड कुछ हमारे फिजियोलॉजिकल वाइटल फैक्टर्स में भी चेंजेस आ सकते हैं, अदर वाइटल चेंजेस, जिनकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म या हमारा मेटाबॉलिक डिस्टर्ब होगा एंड जो हमारी फिजियोलॉजी है जिसके साथ ड्रग को इंटरैक्ट करना है, वो ड्रग प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कोई पर्सन है, इफ अ पर्सन इज हैविंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अगर किसी पर्सन को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसके जीआईटी में से मैक्सिमम आयंस एब्जॉर्ब किए जाएंगे। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसकी जीआईटी में से मैक्सिमम आयंस एब्जॉर्ब किए जाते हैं एंड इसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। ओके दोस्तों, आई होप आपको चीजें समझ में आई है। थोड़ा सा लेंदी रहा ये सेशन, बट
16 फैक्टर जो इंपॉर्टेंट थे वो कवर करना था, इसीलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपको चीज़ें पसंद आई है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। अगर इसमें कुछ सजेशंस देना है, कुछ कमेंट्स या फिर कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख लेना। एंड इसी तरीके से और नए नए टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।